हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में पीजीटी 2019 सब्जेक्ट है कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स का पेपर आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में, जिसकी परीक्षा 2019 में हुई थी और ये आपके सामने पीजीटी का पेपर है। ठीक है गाइज, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते। देखिए, इससे पहले की जो क्वेश्चन है वो मैंने दूसरी वीडियो में बनाए हुए हैं, प्ले स्टोर में जा करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पूरा जो पेपर है वो आपको 3 अलग अलग वीडियो के अंदर मिलेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो लगभग 27 से लेकर के मैं 80 तक कराऊंगा। इससे पहले की जो क्वेश्चन है वो दूसरी वीडियो में है, तो गाइज आप जरूर देखिएगा दूसरी वीडियो को, ताकि आपके जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके कि एग्जाम में किस लेवल के और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्म के विघटन पर जो भी बैड डेब्ट्स का अकाउंट होता है, बैलेंस बचा हुआ होता है, उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं। पूछ रहा है ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, जब डिजोल्यूशन होता है फर्म का, द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू, कि जो बैड डेब्ट्स का जो बैलेंस है उसे, जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद देखिए ये 28 निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है। अंकेक्षण का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। तो ऑडिटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। देखिए, जो ऑडिटर है उसका ये काम नहीं है किसको सजा दिलवाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 29 है दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सत्य मतलब सही पूछा हुआ है, ट्रू बताना है इसमें से कौन सा है। ठीक, तो इसका जो एक बार हम लोग देखो रीड कर लेते हैं दोस्तों। व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। ठीक है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है रिमेन कांस्टेंट रहती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर नॉट इंटर रिलेटेड। तो इसमें से ये पूछा हुआ है कि कौन सा बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ए। ठीक है, कि जब कुल जो है सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है, जब कुल उपयोगिता जो हमारी टोटल यूटिलिटी है जब मैक्सिमम होती है, तब वहाँ पर जाकर के जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो हो जाती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 में देखिए क्या पूछा हुआ है इन्होंने। 30 में पूछा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस। ये कह रहा है कि जो आज के आधुनिक कार्यालय का कार्य क्या है। आधुनिक जो कार्यालय बनाए गए हैं उनका कार्य क्या है। देखिए, सभी जो है इनके कार्य हैं रिसीविंग इंफॉर्मेशन, गिविंग इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा होगा। द बेस्ट मीन ऑफ इंक्रीजिंग सेल ऑफ ए आर्टिकल। देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छा जो साधन माना गया है बिक्री बढ़ाने का, तो वो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एडवर्टाइजमेंट या एग्जीबिशन। इसका सही आंसर बिल्कुल विज्ञापन सही है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पर। यहाँ पर पूछा हुआ द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव वाज प्रोगेटेड बाई। देखिए, जो कंसेप्ट है कौन सा कंसेप्ट है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध। तो ये आपका जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर जो है पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। इसका सही आंसर होगा डी। उसके बाद देखिए ऑडिटर मेक्स एफर्ट टू डिटेक्ट एनी मेनली फॉलोइंग टाइप ऑफ जो है फ्रॉड। ये पूछा हुआ है कि एक अंकेक्षण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी पता लगाने का प्रयास करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, वो सभी प्रकार के, सभी तरह के, ठीक है, ऑल टाइप्स के जो है फ्रॉड का पता लगाने, डिटेक्ट करने के लिए जो है अपना प्रयास करता है। ठीक, चाहे मिस एप्रोप्रिएशन हो या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कैश या फिर फ्रॉड हो अकाउंट्स के अंदर। तो उसके बाद चलते देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 पर। देखिए दोस्तों 34 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 34 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल इविल ऑफ मनी। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है। जो सामाजिक बुराई है वो कौन सी नहीं है। तो ट्रेड साइकिल। देखिए, कपट भी है और मर्डर भी है, भ्रष्टाचार, ये सब पैसे की वजह से फैल रहा है, लेकिन जो व्यापार चक्र है, ठीक, ये इसकी बुराई नहीं है। ठीक, बाकी इसकी सभी बुराइयां हैं। उसके बाद चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपकिरण की एक माप नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका स्क्यूनेस। ठीक है, स्क्यूनेस तो अपने आप में एक
अलग चैप्टर है। लेकिन यहाँ पर देखिए डिस्पर्जन के निकालने के मेथड्स चाहे सभी हैं, चाहे रेंज हो, ठीक है, या फिर हमारा एमडी हो या एसडी हो, ठीक है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में अंतिम ऋणदाता किसे माना जाता है? तो भारत में जो लास्ट जो है लैंडर होगा, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कौन है? तो इंडिया में जो है इसका सही आंसर है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये अंतिम ऋणदाता है। उसके बाद देखिए भारत की योजना आयोग को प्रस्तावित किया गया है। जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को इंडिया में जो है रिप्लेस कर दिया गया था, नया नाम दे दिया गया था। जैसे उसका नाम था नीति आयोग, इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में भी। देखिए जो डाटा है हमारा किस बेस पर जो है अलग अलग किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा आपका डी। चाहे आपका जियोग्राफिकल हो या फिर क्वालिटी हो या फिर क्वांटिटी, सभी में जो है हमारा डाटा क्लासिफाइड किया जा सकता है। उसके बाद चलते हैं 39 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखिए पूछा है कि ट्रायल बैलेंस किस आधार पर जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री के बाद क्या करते हैं जो है लेजर बनाते हैं, ठीक है, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होना चाहिए लेजर के आधार पर ही ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पर। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ठीक है। और आप इसी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके वीडियो का, ठीक है। हमारा यही मकसद है दोस्तों कि सभी को जो है वीडियो का लाभ पहुंचे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चरण है। ये कह रहा है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप। देखिए कह रहा है कि सबसे सर्वोत्तम विकल्प का चयन आप किस में करेंगे? तो इसका सही आंसर है डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है दोस्तों ये हमें सबसे जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो सेलेक्ट करना होता है। ये बेस्ट सिलेक्शन जो अल्टरनेटिव का सिलेक्शन है तो वो आप डिसीजन मेकिंग के अंदर करते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 41 में। तो देखिए 41 में क्या पूछा हुआ है, जो होनार्ड परीक्षण इनके द्वारा किए गए, जो होनार्ड एक्सपेरिमेंट है वाज कंडक्टेड बाई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसने किया था? ये एल्टन मायो ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। देखिए 42 में क्या पूछा हुआ है, ये कह रहा है अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन, ठीक है। अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ। देखिए जो हमारी वाउचिंग है तो वाउचिंग किसके बेसिस पर जो है कंप्लीट होती है? तो ये है आपका सही आंसर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए हमारे पास वाउचर है तो वाउचर जो है हम लोग टैली करेंगे। इस वाउचर से जो हमारे पास एक स्लिप है वाउचर है तो वाउचर से हम टैली करेंगे कि जो कंपनी ने जर्नल एंट्री पास की है वो सही भी है नहीं है, तो उस तरह से वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये सब वाउचिंग से होता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों CIF। देखिए यहाँ पर जो फुल फॉर्म पूछी हुई है कि CIF की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म सही है वो है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पर। देखिए 44 पर कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व। देखिए कोऑर्डिनेशन में क्या शामिल है? तो कोऑर्डिनेशन में दोस्तों क्या शामिल है? इसमें है उद्देश्य की एकता। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब हम किसी को कोई काम दे रहे हैं तो हमारे काम के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ पर्पस, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका ही चैनल है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है? 45 में दिया हुआ है प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित की एक प्रति दाखिल करनी होती है। यानी कि एवरी कंपनी हैज़ टू फाइल, ठीक है, रजिस्ट्रार ए कॉपी ऑफ किस चीज़ की कॉपी जो है दोस्तों जो है रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसकी जो है ना एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास में सबमिट करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी आपको खर्चे देने बाकी हैं, ठीक। तो ये कौन से अकाउंट में जाएंगे? रियल अकाउंट या फिर नॉमिनल या फिर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर या फिर पर्सनल अकाउंट। तो देखिए दोस्तों ये एक्सपेंडिचर हैं, और एक्सपेंडिचर भी कैसे? आउटस्टैंडिंग मतलब देने बाकी हैं, अभी तक पे नहीं हुए। तो ये हमारा जो है दोस्तों ये जाएगा आपका
पर्सनल अकाउंट में। ठीक दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन को लेके किसी भी तरह के आपको किसी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखिए दोस्तों 47 में क्या दिया हुआ है, भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो सही है, तो इसका यही है सही, कृषि के श्रम की उत्पादकता कम है, लेबर प्रोडक्टिव इज लो इन एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 48 में, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव डू नॉट इंक्लूड। देखिए जो विज्ञापन के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आपको जरूर देखने बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कहाँ है और कहाँ नहीं है पूछा गया। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या नहीं है एडवर्टाइजमेंट का पर्पज़। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट का पर्पज़ देखिए क्या है, ग्राहकों को सूचना देना भी है, दृष्टिकोण में परिवर्तन भी है, जागरूकता बढ़ाना भी है, लेकिन मनोरंजन करना एडवर्टाइजमेंट का पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चलते हैं 49 में, जर्नल है इज़ ए बुक ऑफ। जर्नल एक पुस्तक है, लेकिन ये किसकी पुस्तक है, तो ये दोस्तों आपका जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, जर्नल इज ए फर्स्ट एंट्री, ओरिजिनल एंट्री एंड डाटा वाइज एंट्री है, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी कुछ है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है वो है 50 में। देखिए दोस्तों क्या पूछा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम प्रोडक्शन वेट इज नो एज। देखिए अगर हम लोग ना किसी आय के आधार पर, उत्पादन के आधार पर अगर किसी डाटा को अलग कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, यानी क्वांटिटी आ गई ना, जैसे वेट है, अब जैसे किसी की इनकम है 10,000 है, 20,000 है, तो वो तो क्वांटिटी होगी ना, तो क्वांटिटी के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, डाटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं। उसके बाद पार्टनर ऑफ ए रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल ए सूट। देखिए क्या एक कंपनी जो पार्टनर है एक पंजीकृत फर्म के साझेदार वाद प्रस्तुत कर सकता है, किसके विरुद्ध कर सकता है, तो इसमें ये पूछा हुआ है दोस्तों उपयुक्त सभी के लिए कर सकता है, सबके विरुद्ध। ठीक है, वाद का मतलब होता है केस। ठीक, वो केस किसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है, अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट द अदर पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी जो है अपना केस फाइल कर सकता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज क्रेडिट टू। ये कह रहा है नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जब कोई नया पार्टनर आएगा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही ठीक है उसे क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पर्सन पर। देखिए यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि जैसे हमें जनसंख्या घनत्व जांच करना है तो हम लोग किस तरह से किस चीज़ में फुट में करेंगे, मीटर में करेंगे, इंच में करेंगे या वर्ग जो है किलोमीटर में करेंगे, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर, बी इसका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 पर। देखिए 54 में क्या पूछा हुआ है, अंडर विच ऑफ द कॉस्ट डिफरेंस इंटरनेशनल ट्रेड वुड बी टेक प्लेस। ये कह रहा है किन लागत मतभेदों के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाता, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका इक्वल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 55 में क्या दिया हुआ है, 55 में दिया हुआ है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो जब हम लोग जो है जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है जब हम उसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका क्लासिफिकेशन। 55 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है क्लासिफिकेशन। तो वित्तीय लेखन, मैं यहाँ पे एक बार हिंदी में फिर से पढ़ देता हूँ, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी क्लासिफाइंग, यानी कि लेजर के अंदर आप क्लासिफाइड कर रहे हैं। ठीक, आप जब लेजर बनाते हैं, लेजर का मकसद ही यही है कि आप डाटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं।
ठीक, यानी कि राम का अकाउंट अलग है, मोहन का अलग है, सोहन का अलग है, सेल अलग है, परचेज अलग है। जनरल एंट्री से जब आप लेजर बना रहे हैं तो उसका पर्पस क्लासिफिकेशन हो गया दोस्तों। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। देखिए ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नो एज। देखिए जब हम लोग जर्नल एंट्री लेके चलते हैं, जर्नल एंट्री से अपना जो डाटा है वो ट्रांसफर करते हैं लेजर में, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पोस्टिंग करना, खतौनी करना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए 57 में क्या दिया हुआ है? एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि बिल्कुल किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु के का मामला बन जाता है, कि बिल्कुल मतलब ये कहिए कि बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये ओलिगोपोली के अंदर या अल्पाधिकार के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मोनोपोली को तो ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद डोपली के अंदर सिर्फ दो ही जो है यहाँ पर दो ही पर्सन है। परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, इसकी सभी को नॉलेज होती है दोस्तों। उसके बाद ये इको का क्वेश्चन था। उसके बाद चलते दोस्तों 58 में देखिए क्या दिया था? ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, कि जो ऑब्जेक्टिव है वाउचिंग का वो क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गेटिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन और गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो इसके सभी जो है पर्पज़ हैं। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है 59 के अंदर कि मांग का नियम का अपवाद पूछ रहा है, कि मांग एक्सेप्शन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि इसका जो इसका जो अपवाद है वो क्या है? तो इसका जो सही है दोस्तों, ये सभी जानते हैं, ग्रिफिन पैराडॉक्स। ठीक है, गिफन का जो रूल था वो इसके विरोधाभास था। उसके बाद चलते दोस्तों 60 में, द प्रोसेस ऑफ द एंटेल ए प्रॉपर एंड रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिटवीन मेंबर, एक मिनट दोस्तों, मेंबर ऑफ द स्टाफ और ऑर्गेनाइजेशंस इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित और विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका इंटरनल चेक। ठीक है, इंटरनल चेक के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में जो भी स्टाफ है उसके बीच में हम लोग काम को बांट देते हैं। उसके बाद पूछ रहा है 60 में, ये कह रहा है विच व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिजोल्व द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म। देखिए जब कंपनी का डिजोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, जब साझेदारी फर्म का डिजोल्यूशन हो रहा है तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका सी। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद चलते यहाँ पर देखिए टैलीशीट्स आर यूज टू डिटरमाइन। जो टैलीशीट्स है उसका किस लिए प्रयोग होता है? ठीक, तो टैलीशीट का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास का पता लगाने के लिए। उसके बाद चलते दोस्तों अगले पेज पर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता। पर्सनल जो सेलिंग है इज़ नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा आपका मास ऑडियंस। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 पर। देखिए 64 में क्या दिया हुआ है? अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, कि अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर क्या नहीं है? ठीक है, क्या शामिल जो है नहीं है? तो इसका सबसे पहला दोस्तों आंसर यही है सिंप्लीफाइंग जो है अकाउंटिंग में नहीं आता। उसके बाद यहाँ पर पूछा था रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल। तो ये कह रहा है कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है, वैल्यू ऑफ मनी में और जनरल प्राइस लेवल में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स। उसके बाद पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो ये वाली जो पावर है ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है? तो ये दोस्तों आपका सही आंसर होगा इसका 66 का ए, जो हमारी फिजिकल पॉलिसी है। फिजिकल पॉलिसी जो है कमर्शियल बैंक की पावर्स को क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए खातों के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करने को क्या कहते हैं? ठीक है, ये कह रहे हैं जो टोटल है, टोटल ऑफ टू साइड्स ऑफ अकाउंट्स टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन इज कॉल्ड। तो हम उस डिफरेंस को क्या कहेंगे? दोस्तों
उसे कहेंगे बैलेंसिंग, यानी कि जो भी बैलेंस निकलेगा उसे बैलेंसिंग कहेंगे, दोनों में जब डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा ये वाला पेज जो है फिल्टर नहीं हो पाया, थोड़ा सा लाइट इसका जो कलर है आपको देखने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बाकी जो पेजेस हैं वो बिल्कुल सही हैं। उसके बाद देखिए 68, द अकाउंट कंसेप्ट, द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट इज़ यूज टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो हमारा जो है लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ हानि खाते तैयार किए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 68 का, वो होगा आपका जो है 68 का सी। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनकम को इनकम के साथ मिलाना और एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर पीरियड के अंदर लेके आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। मनी का क्या फंक्शन नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस, देखिए मनी का ये फंक्शन नहीं है कि वो स्टेबिलिटी रख सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं, देखिए यहाँ पर भी देख लीजिएगा हिंदी में भी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70, पर्सनल सेलिंग इंक्लूड, व्यक्तिगत विक्रय में शामिल है। तो व्यक्तिगत विक्रय में क्या शामिल है दोस्तों, सभी। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस इंटरव्यू और कन्वर्जन विद कस्टमर्स। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पर, जर्नल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट्स आर डेबिट और क्रेडिट, उसे कहेंगे दोस्तों हम लोग जो है इसका सही आंसर होगा, देखिए डबल एंट्री। तो इसका जो ए तो नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कंपाउंड एंट्री। ठीक है, मतलब एक साथ जब हम लोग कहीं चीज़ें डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं तो उस वाली एंट्री को हम लोग मिश्रित लेखा या फिर जो है कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछा, प्रबंध एक ऐसा अंग है जिसे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। तो ये परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा दी है दोस्तों यहाँ पर पीटर एफ ड्रकर ने। उसके बाद देखिए प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना एक क्या है, ये कह रहा है रेस्ट्रिक्टिंग कंपटीशन इज ए। देखिए अगर हम लोग जो है कंपटीशन को प्रतिबंध लगा देंगे तो ये क्या है, तो ये दोस्तों प्रतिबंधित व्यवहार कहलाएगा, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 में देखिए क्या दिया हुआ, द सैलरी पेड टू ए क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिट टू। देखिए रमेश को अगर हम लोग सैलरी दे रही हैं तो उस कौन से अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। उसके बाद सिस्टम्स अप्रोच इज नॉट प्रोगेटेड बाई, जो सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम दृष्टिकोण इनके द्वारा प्रचारित नहीं है। किसके द्वारा प्रचारित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पीटर ड्रकर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76 में देखिए क्या पूछा हुआ है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज टू, पुस्तक पालन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। देखिए ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का। देखिए दोस्तों उसके बाद चलते हैं 77 पर। देखिए 77 का जो सही आंसर क्या होगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 कंपनीज एक्ट इज ए रिलेटेड टू। देखिए पूछा हुआ है कि जो सेक्शन है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये दोस्तों जो आंसर रिलेटेड है आपका वो है प्रोस्पेक्टस से। उसके बाद 78 निम्नलिखित में से कौन सा औसत बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, इसमें पूछा हुआ है कि हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से किस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर होगा अर्थमेटिकल मीन को जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 पूछता है दोस्तों यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जब ध्वनि तरंगे बढ़ जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, साउंड पॉपुलेशन अराइज व्हेन साउंड वेव क्या होता है, एग्जिट्स। देखिए जब जो है प्रदूषण कब होता है, जब कितनी लिमिट क्रॉस हो जाए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 30-40 डेसिबल से जब ध्वनि तरंगे तेज हो जाती हैं तो हम उसे प्रदूषण उत्पन्न होने लगता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर उसके बाद चलते देखिए 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। ठीक है, इसमें से कौन सा संगठित बाजार का अंग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा आपका इंडेनियस।
ठीक है, यानी देसी बैंकर। देसी बैंकर से कहते हैं जो साहूकार होते हैं ना गाँव के अंदर, जो पैसे देते हैं, ठीक, उधार देते हैं और बिना किसी जो है जमानत के, बिना किसी प्रॉपर्टी के ऐसे जो लोन देते हैं गाँव के अंदर, तो वो हमारे देसी बैंकर्स या देसी साहूकार होते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 में देखिए क्या पूछा हुआ है, कैश डिस्काउंट अलाउड टू ए डेटर शुड बी क्रेडिट। ये कहाँ पे क्रेडिट करना चाहिए, एक देनदार को दी गई छूट, ठीक है, नगद छूट को क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाना चाहिए, तो इसे कस्टमर से अकाउंट में जो है क्रेडिट किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा।